हेलो डियर, आप लोगों को वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा। इनका कि हम आपको पहले वीडियो में ही बताए थे स्टाफ ना। पहला प्रश्न आपके सामने में है। प्रश्न क्या है? बायोमेडिकल बेस्ड जो रूल्स होता है उसके अनुसार, ठीक है ना, उसके अनुसार नाल नाल मतलब होता है ना जो बच्चा का जुड़ा हुआ होता है माँ से, उस नाल यानी प्लेसेंटा को कौन सी थैली में रखा जाता है। आप जैसा कि जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के डिब्बे होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को रखने के लिए, तो उसमें से जो पीला थैली उसमें से कौन सा एक थैली होता है जिसको आप रख सकते हैं? पीला थैली, लाल थैली, काली थैली और नीली थैली, आपको बताना है इसमें से। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ लिए होंगे, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीली थैली जो होता है, इसमें मानव अंगों के ऊतक या फिर प्लेसेंटा ये सब रखा जाता है। ठीक है, चलिए पहला हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने में है, कहता है RMNCH प्लस ए कार्यक्रम में फोकस किया जाता है। किस पर फोकस किया जाता है बताना है। एक कार्यक्रम आप लोग ध्यान में रखिएगा, RMNCH प्लस ए कार्यक्रम में फोकस किया जाता है। किस पर फोकस किया जाता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर, मैटरनल हेल्थ पर, ठीक है, एडोलेसेंट हेल्थ पर, ठीक है, एडोलेसेंट हेल्थ पर, या इनमें से सभी पर फोकस किया जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें से सभी पर जो है फोकस किया जाता है आपका RMNCH प्लस ए कार्यक्रम में। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो या मैटरनल हेल्थ हो या एडोलेसेंट हेल्थ हो, सब पर फोकस किया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरा आपके सामने में है, देख सकते हैं, निम्न में से किस डिजीज को व्हूपिंग कफ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से किस डिजीज को जो है व्हूपिंग कफ के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स काली खांसी के नाम से जाना जाता है। क्या मिजल्स को जाना जाता है, या चिकन पॉक्स को, छोटी माता को, या फिर यहाँ पे मम्प्स को जाना जाता है, या फिर पर्टूसिस को जाना जाता है? तो आपको बताना है। आप लोग को थ्योरी क्लियर होगा तो आप लोग को पता है कि व्हूपिंग कफ जो होता है, काली खांसी, इसको हम लोग पर्टूसिस के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज़? पर्टूसिस के नाम से भी जानते हैं। इसी का तो टीका लगता है ना, DPT, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस, समझ गए ना। गोलघोंटू, काली खांसी और टिटनेस, तीनों का टीका का सम्मिलित DPT होता है, समझ गए। चलिए, होता किससे है काली खांसी? तो आप लोग को पता है बर्डोटेला पर्टूसिस के कारण जो है आपको काटने से होता है, समझ गए। चलिए, हो गया। नेक्स्ट है चौथा नंबर, देखिएगा, कहता है स्वाइन फ्लू का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब आप लोग को इंक्यूबेशन पीरियड पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि इन्फेक्शन प्रवेश करने से लेकर और लक्षण उत्पन्न करने तक के अवधि को जो है क्या कहा जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, उद्भवन अवधि। जैसे कि कोई व्यक्ति है, इसमें कोई संक्रमण प्रवेश किया, समझ गए। अब संक्रमण जैसे ही प्रवेश किया तो धीरे धीरे 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 20 दिन, जितने दिन लगेगा लक्षण दिखने में उस बीमारी का, उस संक्रमण का, वही इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ओके, तो स्वाइन फ्लू भी एक प्रकार के आपका समस्या ही है, संक्रमण ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। 1 से 4 दिन, 14 से 20 दिन, 1 से 3 महीने, या कई महीने से लेकर कई वर्ष तक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1 से लेकर 4 दिन इज द राइट आंसर, स्वाइन फ्लू का इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, चलिए अब आपके सामने में है, देखिए, कुकुर खांसी किसके द्वारा होने वाला कम्युनिकेबल डिजीज है? तो आप लोग को बताना है कि क्या कुकुर खांसी, अभी जो व्हूपिंग कफ ऊपर में देखे हैं, क्या यह बैक्टीरिया से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है, या वायरस से होता है, या फिर यह एक हेरिडेटरी यानी अनुवांशिक रोग है? किससे होता है कम्युनिकेबल डिजीज है कुकुर खांसी? तो किससे होता है बताना है। तो साथियों आप लोग को पता होना चाहिए, हम अभी ऊपर में बताए हैं, बर्डोटेला पर्टूसिस एक जीवाणु है जिसके द्वारा कुकुर खांसी होता है, यानी व्हूपिंग कफ होता है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, नॉलेज फुल, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देंगे अगर आप पढ़ेंगे तो। भारत में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण है, ठीक है ना। भारत में यहाँ पे मातृ होगा, ठीक है, यहाँ पे मातृ होगा, मात्र नहीं होगा। भारत में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? क्या वह संक्रमण है, या टॉक्सेमिया यानी विषाक्तता, या असुरक्षित गर्भपात, या फिर रक्तस्राव? क्या होता है? ब्लीडिंग। क्या होता है? मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या होता है बताना है। देखिए, हमारे इंडिया में जो ज़्यादातर जो अक्सर माँ बनने वाली होती है, उसका मृत्यु होने का जो सबसे बड़ा प्रमुख रीज़न आपका होता है, इस चारों में वो सबसे प्रमुख कारण होता है आपका रक्तस्राव, ब्लीडिंग होना।
किसी न किसी कारण से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से शरीर में उसका जो है क्या होता है, ब्लड का कमी हो जाता है, जिससे मृत्यु हो जाता है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है, निम्न में से किस बीमारी के संचार में मक्खियों का योगदान होता है? मतलब प्लेग, मलेरिया, स्केबीज, नॉन ऑफ द अबोव। इसमें आपको बताना है कि इसमें से किसके काटने से जो है मक्खी का योगदान होता है इस बीमारी में, समझ गए, बताना है। तो देखिए प्लेग हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया, स्केबीज हो गया, ठीक है, ये सब जो है आपका मक्खियों के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, मक्खियों के द्वारा नहीं होता है, ये मच्छर से होता है। स्केबीज यानी खुजली जो होता है वह किससे होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। तो ये सब, इसलिए डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ये सब आपका नहीं होगा। ओके, चलिए उसके बाद जो 8वां देखिएगा, आप लोग को बहुत शानदार प्रश्न है। अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन मासिक चक्र की किस फेज में आता है? मतलब अंडोत्सर्ग जो होता है, ओवुलेशन जो होता है, यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल के किस फेज में आता है? आप लोग को फेज पता है, ठीक है, तो इसको बताना है। चलिए हम बताते हैं, क्या यह प्रोलिफेरेटिव फेज है, या सेक्रेटरी फेज है, या मेंस्ट्रुअल फेज है, या एंडोमेट्रिक फेज है, बताना है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो प्रोलिफेरेटिव फेज होता है। क्या होता है? प्रोलिफेरेटिव फेज इज द राइट आंसर अंडोत्सर्ग के। ओके, 9 नंबर का यहाँ प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बताना है वृषण का उदर गुहा से बाहर स्क्रोटम में नहीं उतर पाना क्या कहलाता है? मतलब आप लोग को पता है कि वृषण टेस्टिस जो होता है कहाँ रहता है, तो वह वृषण कोश यानी स्क्रोटम में रहता है, ठीक है, एक थैलीनुमा शरीर से बाहर लटकता हुआ 2 शेप में यह होता है, ठीक है, स्क्रोटम, उसी में आपका जो है क्या होता है, वृषण रहता है। अब यह उदर गुहा से बाहर आने के कारण होता है, लेकिन कहता है कि वृषण जो है वह स्क्रोटम में नहीं उतर पाना, उदर गुहा से, एब्डोमिनल कैविटी से वृषण जो है, टेस्टिस जो है, वह स्क्रोटम में नहीं आ पाता है। मीन्स जो 2 थैलीनुमा संरचना होता है सीसन के नीचे, उसमें जो है नहीं आ पाना क्या कहलाता है? तो क्या वह क्रिप्टोकिडिज्म होता है, और काइटिस होता है, एजुसेपर्निया होता है, या फिर हाइपोएस्पेडियासिस होता है? क्या होता है? तो साथियों इसका तो राइट आंसर होगा क्रिप्टोकिडिज्म। क्या होता है? क्रिप्टोकिडिज्म होता है, क्रिप्टोडिज्म होता है, ठीक है ना, क्रिप्टोकिडिज्म होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए हाइपोएस्पेडियासिस, यह बच्चे में होता है जिसमें उसका नॉर्मल जो सामान्य मार्ग होता है वहाँ से मूत्र का छिद्र बंद रहता है, और उसका मूत्र का जो छिद्र होता है वह सीसन के आधार पर या नीचे या ऊपर होता है, ठीक है। चलिए ये समझ गए। 10 नंबर देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। निम्न में से हेरिडेटरी डिजीज का एग्जाम्पल है, मतलब अनुवांशिक रोग का उदाहरण है कौन? क्या वह क्षय रोग है, क्या वह हार्ट फेलुअर है, क्या वह हीमोफीलिया है, या फिर वह खसरा है? इनमें से कौन सा हेरिडेटरी डिजीज का एग्जाम्पल है? तो आप लोग को पता है यह तो आपका होने वाला रोग है, ठीक है ना। क्षय रोग जो होता है, श्रय नहीं होगा, क्षय रोग होगा। यह ट्यूबरकुलोसिस आपका जीवाणु से होता है। हार्ट फेलियर जो है ब्लड सर्कुलेशन में कमी से होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, तो यही राइट आंसर होगा। मिजल्स आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए एकदम अच्छा से समझिए, एकदम आसानी से। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? बताना है। क्या 7 अप्रैल 1948 को हुआ, क्या 15 अगस्त 1947 के हुआ, या फिर 7 जून 1949 के हुआ, या फिर 15 अप्रैल 1948 के हुआ? इसमें से राइट आंसर कौन है आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर आपका होगा 7 अप्रैल 1948, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बहुत शानदार है। कहता है 12 नंबर का, निम्न में से ह्यूमन बॉडी में कौन सी वर्टेब्रा 7 की संख्या में पाई जाती है? तो आप लोग को बताना है कि कौन सा वर्टेब्रा जो है 7 के संख्या में होता है। क्या वह सर्वाइकल वर्टेब्रा है, या थोरेसिक वर्टेब्रा है, या लंबर वर्टेब्रा है, या सैक्रल वर्टेब्रा है? कौन सा वर्टेब्रा है जो ह्यूमन बॉडी में 7 के संख्या में होता है? तो आप लोग को पता होगा कि जो सर्वाइकल वर्टेब्रा होता है वही आपका जो है 7 के संख्या में होता है, C1 से लेकर C7 तक, समझ गए। चलिए
हो गया। 13 नंबर का प्रश्न बहुत शानदार है, नॉर्मल यूरिन का पीएच मान कितना होता है। एक क्वेश्चन अभी हाल में पूछा भी गया था, आप लोग को पता है कि यह क्वेश्चन अभी एमपी में या फिर राजस्थान में पूछा गया था, नॉर्मल यूरिन का पीएच मान। ठीक है, चलिए क्या होता है, क्या वह 6.8 होता है या फिर आपका 7.35 से लेकर 7.45 होता है या फिर 3.5 से लेकर 5 होता है या फिर 8.5 से लेकर 8.8 होता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा पीएच मान सही है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं, इसमें से जो पीएच मान सही है वो आपका है ए वाला सही है। देखिए ऑप्शन वाला में जब भी पीएच मान पूछेगा ना तो वह अप्रॉक्स रहता है, एग्जैक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो 6.8 होता है। ठीक है, अब आपको कहीं कहीं पे दे देगा 6.5 दे देगा, तो ये भी सही होगा, तो वहाँ पे ए नहीं दिया रहेगा। समझ गए, चलिए ये चीज़ समझ गए। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न बहुत शानदार है, कहता है स्टोमेटाइटिस से आप क्या समझते हैं। देखिए किसी भी चीज़ के बाद अगर आइटिस लगा हो तो समझ जाइएगा कि यह इसका इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन मतलब समझ गए कि सूजन या पर्दा, समझ गए ना, तो यही जो है आपका आइटिस लगा देता है तो वह हो जाता है क्या चीज़, इन्फ्लामेशन। अब यहाँ पे बताना है कि स्टोमेटाइटिस जो होता है क्या वह स्टोमिक का इन्फ्लामेशन है या फिर ओरल म्यूकेसा का इन्फ्लामेशन है या फिर टंग्यू का इन्फ्लामेशन है या फिर गम्स का इन्फ्लामेशन है, बताना है। अब बहुत लोग गलत क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे स्टोमिक है, स्टोमेटाइटिस है, तो कहीं ना कहीं उनको नहीं आएगा तो यही दिमाग लगाएंगे कि यह स्टोमिक का इन्फ्लामेशन स्टोमेटाइटिस होता है, जबकि ऐसा साथियों नहीं है। क्या होगा, स्टोमेटाइटिस जो होता है यह मुंह का संक्रमण होता है, ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, TRH का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, बताना है। बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि TRH का जो सिक्रेशन होता है किसके द्वारा होता है। क्या वह थायराइड ग्लैंड के द्वारा या फिर स्टोमिक के द्वारा या फिर प्यूटरी ग्लैंड के द्वारा या फिर हाइपोथैलेमस के द्वारा, किसके द्वारा TRH का सिक्रेशन यानी स्रावित होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका होगा हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर, यही आपको TRH का सिक्रेशन करता है। समझ गए, चलिए ये हो गया 16 नंबर का प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एनल फिशर के उपचार में इंक्लूड है। आप लोग को पता है एनल फिशर क्या होता है, आप लोग को पता है। ठीक है, के उपचार में इंक्लूड है, क्या उपचार में क्या इंक्लूड है, फाइबर रिच डाइट मतलब रेशेदार भोजन देना, आहार देना चाहिए, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक मतलब तरल पदार्थ ज़्यादा देना चाहिए, यूज स्टूल सॉफ्टनर मतलब समझ रहे ना कि मल का मुलायम करने वाला का उपयोग करना चाहिए, या इनमें से सही है। तो देखिए एनल फिशर होता जो है ना, एनल फिशर जो होता है यह आपका क्या होता है कि इसको रोकने के लिए इसके उपचार में ये तीनों जरूरी होता है। चाहे मल का मुलायम करे जिससे कब्ज न बने, तरल पदार्थ ज़्यादा ले जिससे शरीर में ऊर्जा बना रहे, और रेशेदार भोजन ले जिससे पेट क्लियर रहे, मल में ज़्यादा जोर लगाना ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए यह सभी हो जाएगा सही। समझ गए चीज़ को, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव में पूछ सकता है। एनुरिज्म क्या है, एनुरिज्म क्या है, NI डिसऑर्डर, क्या आँख का डिसऑर्डर है, क्या कान का डिसऑर्डर है, या फिर कार्डियक प्रॉब्लम है, या फिर देख लीजिए यहाँ पे स्किन डिजीज है, क्या है बताना है। एन्यूरिज्म क्या होता है साथियों, एन्यूरिज्म जो होता है वह आपका क्या होता है बताना है। एन्यूरिज्म क्या होता है, तो एन्यूरिज्म जो होता है यह एक आपका कार्डियक प्रॉब्लम है। क्या है, कार्डियक प्रॉब्लम है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है 18 नंबर का, ESR का पूरा नाम क्या है। ESR का क्या लाल रुधिर कणिकाएँ, यहाँ पे कणिकाएँ होगा, ठीक है ना, लाल रुधिर कणिकाएँ नाम है। क्या श्वेत रक्त कणिकाएँ नाम है, टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ा, कणिकाएँ नहीं होगा कणिकाएँ होता है। पीला रुधिर कणिकाएँ, ठीक है, या फिर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन दर होता है। क्या होता है इसमें साथियों, ऊपर का ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत है, सही क्या है, यही है। ESR का टेस्ट किया जाता है जब किसी को शरीर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन बढ़ता है और उसके कारण उसको हार्ट डिजीज होता है या फिर उसके शरीर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ESR का टेस्ट किया जाता है। तो समझ लीजिए वह यही टेस्ट होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। समझ गए, चलिए
ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग को बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि डिजीज ट्रांसमिशन के ट्रांसप्लेटेंटा मोड को इस नाम से भी जाना जाता है। मतलब संचारी रोग जो होता है, संचारी रोग में एक ट्रांसप्लेसेंटल मोड होता है, उसको अन्य नाम से क्या जानते हैं। मतलब आप लोग को पता है कि एक जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है ना, जो ट्रांसमिशन जो फैलने वाला होता है, संचारी रोग जो होता है, तो उसमें एक प्रकार जो फैलने का होता है वह ट्रांसप्लेसेंटल मोड होता है, जिसके द्वारा फैलता है। तो इसको दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं, तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए किस नाम से जानते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वर्टिकल ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कंटेंट या प्रोड्रोमल ट्रांसमिशन। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा कि ट्रांसप्लेसेंटल मोड को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो हम लोग इसको जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन के नाम से भी जानते हैं। समझ गए। चलिए, और लास्ट है आज का क्वेश्चन का, बहुत शानदार है। निम्न में से असंगत है, मतलब इसमें से कौन अलग है सबसे। ठीक है, बताना है। क्या मीजल्स, क्या पोलियो, क्या हेपेटाइटिस बी या हाइपरटेंशन, कौन अलग है। नाम से स्पष्ट है, मीजल्स भी एक फैलने वाला रोग है, पोलियो जो होता है यह भी पोलियो वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस बी भी आपका एक जो है क्या है, फैलने वाला ही बीमारी है, जबकि हाइपरटेंशन यह एक फैलने वाला बीमारी नहीं होता है, यह उच्च रक्तचाप होता है। ठीक है, जिसको होगा उसी को न होगा, इसमें तो कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है, तो इसलिए यह जो है सबसे अलग है। ठीक है, चलिए, तो 20 आपका यहाँ पे द एंड होता है। और अगर आपको इस 20 में से कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, कोई भी अगर समस्या हुआ हो, तो आप कमेंट कीजिए और ईमानदारी पूर्वक बताइए कि इस 20 में से आप कितना सही कर पाएँ, क्या 10, क्या 15, क्या 8। ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा तो आपको फ़ायदा देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, कोई हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं है कि आप सीधे देख के मार दीजिए आँख मूंद के। ठीक है, बाकी अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे आपके कंपटीशन में 4 चांद लगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।